भरत दोस्तों पिछले 6 महीनों से मुंबई में किराए का कमरा लेकर के रह रहा होता है। लेकिन इस बार जब वो गांव गया था तो गांव से अपने छोटे भाई राहुल को भी साथ लेकर के लौटा था। जहां भरत की इस वक्त उम्र 30 साल के आसपास होती है और वहीं छोटे भाई राहुल की उम्र 20 साल के तकरीबन थी। दोस्तों जब भरत राहुल को लेकर के आकर के कमरे पर पहुंचता है, कमरा बना हुआ था घर की ऊपरी मंजिल पर। नीचे मकान मालिक रहा करता था जिसका नाम हीरालाल होता है और हीरालाल की पत्नी होती है। दोनों ही थे और उसके घर में एक बेटा भी था और एक बेटी भी थी। अब जब आकर के पहुंचता है वो ऊपर अपने कमरे में, तो हीरालाल की जो पत्नी होती है, जो कि घर की मालकिन होती है, वो ऊपर आकर के पहुंच जाती है। वो हमेशा जो भरत होता है वो हमेशा ही भरत से मिलती जुलती और बातचीत किया करती थी। जब इस बार आकर के देखती है तो कहती है कि आ गए बेटा भरत, तो वो कहता है कि हाँ आंटी आ गया। तभी देखती है कि एक और लड़का बैठा हुआ, तो भरत से पूछती है कि ये कौन है। तो भरत बताता है कि ये मेरा छोटा भाई है राहुल। तो वो कहती है कि अच्छा छोटा भाई, ये तुम्हारा भाई है। तो कहती है कि आजा बेटा, आंटी से गले नहीं लगेगा। राहुल को कुछ समझ नहीं आता कि ये महिला उसे क्या कर रही है। तब ये उसके पास जा पहुंचती है और वो खड़ा होता है और उसे वो बाहों में भर लेती है। राहुल को तो मानो बिजली का करंट से लगा था। जब उस मकान मालकिन ने 47-48 साल की महिला ने जब उसे गले लगाया तो उसे कुछ अजीब ही स्वर्ग का अनुभव होने लगा था, क्योंकि राहुल जो था वो एक नंबर का जो है अवैयास लड़का, छपरी टाइप का लड़का था। भले ही वो महिला किस भावना से उसे गले लगा रही थी वो अलग बात थी, लेकिन राहुल के मन में तो कुछ और ही फीलिंग आने लगती है। और जो राहुल होता है वो भी मौका पाते हुए पूरी तरह से उनके गले लग जाता है जाकर। लेकिन भरत ने इन सब चीजों को नोटिस नहीं किया था। दोस्तों 3 से 4 ही दिन बीते थे, लेकिन बात इधर ऐसी हो गई थी कि जैसा राहुल था वैसे ही मकान मालकिन वो आंटी भी थी। वो तो कब से भरत पर भी डोरे डाल रही थी, लेकिन भरत उस टाइप का लड़का था ही नहीं। वो एकदम से सीधा साधा और काम से काम रखने वाला लड़का था। लेकिन जो छोटे भाई को लेकर आया था वो एक नंबर का अयास था और वो बस उसको तो वैसा ही लड़का चाहिए था। और 4 दिन के बाद जो वो महिला होती है वो राहुल के बिस्तर पर ही जो है वो भी बैठी हुई थी। जैसे ही भरत अपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए काम से निकल करके जाता है, जैसे ही बेटा बेटी स्कूल कॉलेज जाते हैं और पति हीरालाल जो है वो अपने काम पर अपनी दुकान पर चला जाता, तब घर पर अकेली उसकी पत्नी रह जाया करती थी और ऊपर कमरे में रह जाता था राहुल। तो बस ये ऊपर चली जाती या फिर राहुल नीचे आ जाता और उसके बाद दोनों जो है वो एक दूसरे की ख्वाहिश पूरे करने में लग जाया करते थे। दोस्तों बड़े ही मजे से इनकी जिंदगी कट रही थी। अब राहुल को पैसे भी दिया करती थी खर्चा करने के लिए वो जो मकान मालकिन थी। लेकिन 1-2 दिन के बाद ही राहुल की नजर पड़ जाती है उस मकान मालकिन की बेटी पर, जो कि इस वक्त 18-19 साल की होती है और वो कॉलेज जाया करती थी और वो भरत के ही ट्यूशन में वो ट्यूशन पढ़ने भी जाया करती थी। अब जो राहुल है वो सोचने लगता है कि माँ तो मिल ही गई है, तो बस किसी भी तरीके से बेटी को अपने झांसे में लेना है और फिर दोनों माँ बेटी के साथ खुल करके अय्यासी करनी है। वो अपनी प्लानिंग में लग जाता है दोस्तों। और इसके बाद इस घटना और इस कहानी में जो कुछ भी होता है वो काफी हैरान और परेशान करके रख देने वाला होता है। क्या था ये मामला और क्या थी ये घटना, बताऊंगी पूरी घटना विस्तार से। अंत में कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में वीडियो में जरूर बताइएगा कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको कहानी की शुरुआत में मैंने बताया कि मुंबई में आकर के जब भरत रह रहा होता है 6 महीने से और वो ट्यूशन क्लासेस ले रहा था और वो एमएससी की पढ़ाई भी कर रहा था। अब भारत की मुंबई आने की कहानी कुछ ऐसी थी कि ये जो राहुल है ये शुरू से ही इसकी काफी ज्यादा बुरी आदत और बुरी संगतों में था। नशा करना, शराब पीना, सिगरेट पीना और बस टाइम पास करना, लड़कियों को छेड़ना, बस इसका यही काम था। और इसी चक्कर में इसने एक बार यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के एक गांव के रहने वाला था वहां पर उसने एक लड़की को छेड़ दिया था और बस पूरे परिवार ने उसने इनके घर पर धावा बोल दिया। राहुल तो उस वक्त घर से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उस वक्त भरत और उसकी माँ जो थी वो उन लोगों के हाथे चढ़ जाती है। दोस्तों वो जो पूरा परिवार होता है भरत और भरत की माँ के मुंह पर कालिक पोत देता है। वो उनके साथ वैसा दुर्व्यवहार करता है जो व्यवहार उनको राहुल के साथ करना चाहिए था। लेकिन राहुल बहुत ही होशियार लड़का निकला। सब काम उसने किए, सारे कांड उसके थे, लेकिन अब सजा जो थी वो माँ और भाई को मिली थी, जो कि बिल्कुल ही बेकसूर थे। वो चाह कर भी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास जाहिर सी बात है वो सफाई दे भी रहे तो लोग उनकी बातों को सुन नहीं रहे थे। अब वो लोग जो है वो परिवार के साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं, फिर जो है वो कहते हैं कि वो पुलिस कंप्लेन करेंगे। लेकिन भरत की माँ पैर में गिर जाती है और कहती है कि प्लीज पुलिस तक मत जाइए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। और इस चीज को रफा दफा करने के लिए उस लड़की का परिवार 5 लाख रुपए का डिमांड करता है। इनके पास इतने पैसे नहीं थे, इनके पिता भी नहीं थे, फिर भी भरत अपनी जमीन गिरवी रखता है 5 लाख रुपए में साहूकार के पास और वो 5 लाख रुपए जमीन गिरवी रख करके वो लोन लेता है और वो 5 लाख रुपए उस लड़की के परिवार को देता है। और बस इसीलिए भरत अब वहां से निकल करके मुंबई आकर पहुंचा था ताकि वो कुछ पैसे कमा सकेगा।
मुंबई में वो एक दोस्त के जरिए से आया था और तो सोचा था उसने कि पैसे कमाकर वो लोन चुकता करेगा और लोन चुकाने के बाद जो उसने जमीन गिरवी रखी है वो उसे छुड़ा सकेगा, और इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा था। लेकिन राहुल अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और इसीलिए मजबूरन राहुल को अपने साथ मुंबई लेकर आना पड़ता है कि यहाँ पर किसी काम धंधे में इसे लगा देगा और अपनी निगरानी में उसे रखेगा। अब राहुल को वो मुंबई लेकर के आ गया था और उसके बाद राहुल ने जो यहाँ पर काम शुरू कर दिया था, वो तो कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि वो तो बस उस दिन रात घर की मालकिन के साथ ही समय गुजारने में लगा था, और जो वो घर मालकिन थी वो भी उसे खूब जम करके मजे लुटा रही थी। पता नहीं वो कितने जन्मों की ख्वाहिश अपने राहुल यानी बेटे की उम्र के लड़के के साथ, यानी उतना ही बड़ा उसका बेटा था, ये उसके साथ जो है वो गलत रिश्ते रोज ही बना रही थी। दोस्तों इसमें एक और चीज भी थी कि भरत और राहुल के साथ एक लड़का और रहा करता था जिसका नाम जावेद होता है। भरत जब रहने आया एक ब्रोकर के थ्रू ही उसे वो कमरा मिला था, और जब किराया ज्यादा लगने लगा भरत को तो उसी ब्रोकर ने उसे एक लड़के को रूम शेयरिंग के तौर पर भरत के साथ रखवा दिया था, ताकि दोनों जो है वो आधा आधा किराया देंगे और वहीं पर रहेंगे। अब वो राहुल को भी लेकर आ चुका था, तो जावेद को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि जो राहुल था वो बहुत ही गंदे तरीके से रहा करता था। पूरे कमरे को वो अस्त व्यस्त कर देता था, खाना खाता था तो प्लेट्स नहीं धोता था और सारे सामान को बिखेर देता था, मतलब कि वो बहुत गंदगी करके रखता था और जावेद को ये चीज पसंद नहीं आती थी। इस बात को लेकर के भरत से जावेद ने कई बार शिकायत की थी और दोनों के बीच में बहस भी हो जाया करती थी। वो बार बार उनसे कहता था कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, या तो इसे ढंग से रहना सिखाओ या फिर यहाँ से भागाओ, ये कमरा दोनों का ही बराबरी का, जितना आप पैसा देते हो उतना मैं भी पैसा देता हूँ। जावेद को भरत किसी न किसी तरीके से समझा देता था। इधर भरत की ट्यूशन क्लास में अलग प्रॉब्लम चल रही थी, जहां पर भरत ट्यूशन पढ़ाया करता था वहां लड़के आवारागर्दी करने आते थे, लड़कियों को छेड़ने आते थे। उसमें से खुद इसका एक भाई भी हुआ करता था, ये भी रोज वहां पर आ जाया करता था भाई से पैसे लेने के बहाने, और लड़के को ताड़ता, उन्हें गंदे गंदे इशारे करता। और भरत जब उसे भगाता तो वो भरत से भी बहस करने लगता था और कुछ पैसे लेकर वहां से चला जाया करता था। उसी मकान मालिक का बेटा जिसका नाम किशोर था वो भी उसी ट्यूशन में पढ़ाया करता था, और वो भी ट्यूशन क्लास के नाम से घर से बाहर निकलता था, और लेकिन क्लास के बाहर जाकर के बैठता वहां हमारा लड़कों के साथ और वहां के आती जाती लड़कियों को छेड़खानी करता था। और जब भरत उसे समझाता तो वो उसे डांटने लगता कि मैं तुम्हारी शिकायत घर में कर दूंगा। तो भरत धमकी देता था कि जाकर शौक से कर दो, मेरा क्या जाएगा इससे, मेरे कोई नुकसान नहीं होने वाली है। भरत ये सब सुनकर चुप रह जाया करता था, क्योंकि पैसों की उसे सख्त जरूरत थी। इधर ये जो राहुल होता है ये माँ के तो पूरे मजे ले ही रहता, और अब ये बेटी के भी पीछे पड़ चुका था। कॉलेज ट्यूशन आते जाते अब ये उसके चक्कर लगाया करता था, उसे पटाने के चक्कर में लगा हुआ था, लेकिन वो जो बेटी थी वो इसके हाथ नहीं आ रही होती है। लेकिन जो राहुल था वो इन मामलों में एक्सपर्ट था, वो कुछ ना कुछ धीरे धीरे ऐसा करता है कि वो जो लड़की होती है उसका भी इंटरेस्ट अब राहुल में जागने लगता है, और राहुल में इंटरेस्ट जागते जागते वो लड़की जो है वो भी राहुल के साथ एंगेज हो जाती है, और फिर वो राहुल के साथ एक दिन अकेले में मिलती है, और फिर उसके बाद राहुल उसके साथ भी जो है वो गलत रिश्ते बना ही लेता है। दोस्तों अब राहुल दो नाव की सवारी करने लगा था, माँ के भी साथ करता और जब मौका मिलता तो बेटी के भी साथ करता, लेकिन माँ क्या करे बेटी को खबर नहीं, और बेटी क्या करिए माँ को खबर नहीं, और राहुल तो दोनों के साथ समय बिता ही रहा था। इसी बीच एक दिन क्या होता है कि जब आए दिन इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगते, जब भी भरत लौट कर आता तो जावेद राहुल की शिकायत करता, और राहुल और जावेद के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगती, विवाद होने लगता। एक रोज क्या होगा था कि जो घर मालिक था हीरा वो इनसे परेशान हो गया था, वो कहता था इनसे कि अगर तुम लोगों के यही नाटक रहेंगे तो तुम लोगों को घर खाली करवा दूंगा। ये सुनकर के राहुल चुप हो जाया करता था, क्योंकि राहुल वो घर छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां तो उसे दो महिलाओं का साथ मिल रहा था, तो जाहिर सी बात वो उस घर को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन एक दिन जब भरत ट्यूशन क्लासेस लेकर रात को लौट कर आता है तो देखता है कि जावेद काफी ज्यादा गुस्से में था और राहुल वहीं पर पड़ा हुआ मोबाइल फोन ईयरफोन अपने कान में लगाकर बेड पर पड़ा हुआ था। जब भरत आता है तो जावेद उस पर बरस पड़ता है, कहता है कि देखो ये तुम्हारे साहबजादे के काम, ये देखो इसने बर्तन कैसे बिखेरे रखे और कैसे कचरा मचाया है। तब जब राहुल ये बात सुनता है तो वो भड़क जाता है, और फिर राहुल को गंदी गाली जावेद दे देता है, और फिर राहुल को ऐसे ही गुस्सा आ जाता है और वो जावेद की कॉलर पकड़ लेता है, और जैसे ही वो उसकी कॉलर पकड़ता है तो जावेद जो है वो उसे थप्पड़ पर थप्पड़ उसे राहुल पर बरसाना शुरू कर देता है, और जैसे ही भरत बीच बचाव करने जाता है तो भरत को भी धक्का दे देता है। तीनों के बीच दोनों भाइयों को जो है जावेद दो चार थप्पड़ लगा देता है। इसी बीच खिड़की का कांच भी टूट जाता है हाथापाई में, और जैसे ही खिड़की का कांच टूटता है तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, और आकर के वहां पर घर मालिक हीरालाल पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग अभी के अभी मेरा कमरा खाली करो, मुझे तुम लोग नहीं चाहिए। और इसी वक्त आधे घंटे के अंदर वो घर से जो है वो निकाल देता है तीनों को ही। लोग जो है वो अपना अपना सामान लेकर निकलते हैं। वहां माँ खड़ी और बेटी खड़ी दोनों ही देख रही थी, राहुल भी उनकी ओर देख रहा था, लेकिन वो बोल क्या सकते थे। तीनों ही निकल जाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं, इसके ट्यूशन क्लासेस भी 2 दिनों से बंद चल रही थी। अब 2 दिन के बाद दोस्तों ऐसा कुछ होता है कि जो राहुल होता है वो भागा भागा पुलिस स्टेशन में आकर पहुंचता है, और आने के बाद पुलिस स्टेशन में बताता है कि साहब 2 दिन हो गए,
मेरे जो भैया हैं 2 दिनों से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो प्लीज आप मेरे भैया को ढूंढ दीजिए। उनसे वो पुलिस पूरी डिटेल में पूछते हैं, तो वो राहुल बताता है कि हम लोग वहां के रहने वाले हैं और यहाँ पर मेरे भैया ट्यूशन क्लासेस चले थे और 2 दिन पहले हमें उस कहाँ से निकाल दिया गया और फिर हम कहीं नया कमरा लेकर रहते थे। सब कुछ वो पुलिस को बताता है। पुलिस पूरी डिटेल्स राहुल ले लेती है और जावेद का नाम आया था, तो पुलिस अब जावेद के बारे में पूछती है। राहुल पुलिस को बताता है कि साहब जावेद 2 दिनों से कमरे पर नहीं है, वो कहीं बाहर गया हुआ है, कहाँ गया है पता नहीं, फोन कर रहा हूं तो फोन भी नहीं उठा रहा है। इस तरह से पुलिस जो है पूरी डिटेल में अब जानकारी लेती है और राहुल भी उन्हें पूरी डिटेल में बता देता है। तब से जब से उसके भाई और भरत के बीच में उसकी बात को लेकर विवाद हुआ और मकान मालिक ने उसे घर से निकाला और वो जब एक नए कमरे में फिर से तीनों जो है वो एक साथ ही रहने लगे थे, सारी बात जो है वो डिटेल में राहुल बता देता है। अब दोस्तों सवाल ये था कि आखिर भरत चला कहाँ गया था। भरत ना तो 2 दिनों से कॉल का जवाब दे रहा था और ना ही वो अपने घर लौट रहा था और ना ही उसने ट्यूशन क्लासेस को भी अभी तक चालू किया था। वो ट्यूशन क्लासेस अभी 2 दिनों से बंद ही चल रहे थे। अब भरत के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो भरत का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब जब पुलिस पूछती है भरत और जावेद के संबंध में, तो राहुल जो है वो पुलिस के कान भर देता है, कह देता है कि जावेद के साथ भरत भाई के संबंध अच्छे नहीं थे, आए दिन इन दोनों के बीच में लड़ाइयां हुआ करती थी और उस दिन एक दिन जावेद ने भरत भैया पर हाथ भी उठा दिया था और इसी वजह से हमें घर से निकाल दिया गया था। अब पुलिस के लिए जावेद प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। जब पुलिस उसकी खोज खबर लेती है तो जावेद इस वक्त उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि ये तीनों अभी भी एक ही साथ है कि कमरे में रह रहे थे। पुलिस राहुल से कहती है कि जैसे ही जावेद घर आए तो उसे तुरंत थाने आने के लिए बोल। जैसे ही जावेद पहुंचता है और फिर पुलिस को राहुल फोन लगा देता है और पुलिस उसे पकड़ करके थाने ले आती है और तभी उसकी खातिरदारी की जाती है। तो जावेद ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने भरत के साथ कुछ गलत किया है। वो बताता है कि वो कहां पर गया था और उसने वहां पर क्या क्या किया। पुलिस जब क्रॉस वेरिफिकेशन करती है तो ये बात सच साबित होती है कि इसकी लोकेशन उस वक्त उत्तर प्रदेश में थी। उससे पूछती है कि तुम काम क्या करते हो, तो वो कहता है कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वैसा काम करता हूँ। अब इधर क्या होता है कि इसी बीच ये पूछताछ चली रही थी कि भरत का फोन जो कि 2 दिनों से स्विच ऑफ था वो अचानक से ऑन हो जाता है और पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है। पुलिस जाकर के पहुंचती है तो एक मोबाइल शॉप होती है दोस्तों और वहां से वो फोन बरामद हो जाती है। दुकानदार से पूछते हैं तो कहता है कि अभी अभी एक व्यक्ति जो है वो इसे बेच करके गया है। सीसीटीवी से उस व्यक्ति की फुटेज निकल जाती है। उसकी पहचान होती है कि वो एक ट्रक का क्लीनर होता है दोस्तों। और अब पुलिस उस क्लीनर तक पहुंचे, उसे धर दबोचती है और उससे पूछती है कि ये फोन तुझे कहां से मिला और इसका मालिक कहाँ है। तो वो बताता है, वो जो क्लीनर होता है वो रोने लगता है पुलिस के सामने, हाथ पैर जोड़ने लगता है, कहता है कि साहब मैं आ रहा था रास्ते में, एक जगह पर मैं बाथरूम करने के लिए रुका था जहां पर गाड़ी दिख हुई थी और जब मैं वहां पर बाथरूम करके लौट रहा था तो मुझे वहीं पर ये फोन पड़ा हुआ मिला था, इसीलिए मैंने ये फोन उठा लिया था। अब पुलिस उस क्लीनर को लेकर के उस जगह पर जाकर पहुंचती है जहां पर उसे ये फोन बरामद हुआ था। वो एग्जैक्ट उस लोकेशन पर लेकर के पुलिस को जाता है और फिर पुलिस वहां से उतर करके जंगलों में दाखिल होते हैं दोस्तों। तो वहां पर एक बहुत ही गहरा खड्डा खोदा गया था और उस गहरे खड्डे में एक लाश सड़ रही थी और पुलिस उसको निकालती है दोस्तों। और फिर उसे मौका मुआयना पंचनामे किया जाता है, कुछ साक्ष्य जुटाए जाते हैं और उसे लेकर के हॉस्पिटल लाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और फिर राहुल को बुलाया जाता है उसकी पहचान करने के लिए, उसकी शिनाख्त करने के लिए। और शिनाख्त हो जाती है, वो डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि भरत की ही थी। भरत को बहुत ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से हटाया गया और डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि इसकी आंखें तक निकाली गई थी और जब इसकी आंखें निकाली गई थी तब ये जिंदा था, यानी कि जिंदा रहते हुए इसकी आंखें निकाली गई और फिर इसके बाद इसकी इस दुनिया से हटाया गया था दोस्तों। पुलिस सौम्य थी कि इतनी बेरहमी से आखिर ऐसा कौन कर सकता था, आखिर इतनी क्या दुश्मनी और इतना क्या गुस्सा था, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। पुलिस ने एक बात और नोटिस की थी कि जब भारत की बॉडी मिली, जब उसका शिनाख्त करने उसका भाई राहुल आया था तो फिर उसके आंखों में आंसू नहीं थे दोस्तों। वो बस पुलिस को यही से थोड़ा पुलिस को राहुल पर भी शक हो जाता है। भारत जिसको ढूंढने के लिए ये राहुल इतना बेचैन नजर आ रहा था और इस स्थिति में उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू तक नहीं थे। अब पुलिस उस पर भी शक करने लगती। जावेद तो पहले से ही शक के घेरे में था। इधर पुलिस को पता चलता है कि भरत ने कुछ पैसे जावेद को दिए थे। अब जावेद से पूछा जाता है कि भरत ने कुछ पैसे तुम्हें दिए थे और साथ ही साथ उसने पैसे वापस मांगे होंगे और इसी वजह से तुमने उसके साथ ऐसा किया होगा। तो वो कहता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब उससे पूछा जाता है कि तुम काम क्या करते हो तो दोस्तों उसकी जो असलियत बाहर निकल कर आती है। जावेद जो था वो गलत फिल्मों का बिजनेस किया करता था, गलत फिल्में बनाने वाले गिरोह के साथ वो काम किया करता था और फिर जो वो सामग्री होती थी वो उसको बेचा करता था और इस तरह का वो काम किया करता था। बताता है कि भरत को पैसे की सख्त जरूरत थी और मैंने भरत से कहा था कि मैं जो काम करता हूँ उससे पैसा और मुनाफा अच्छा कमा लेता हूँ, अच्छा जल्दी कमा भी लेता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े तो चलो तुम मेरे साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और इसी वजह से भरत ने जो उसने जोड़ रखे थे 50,000 रुपए वो उसने जावेद को दे दिए थे और उसके बदले में अच्छा पैसा वो भरत को दे भी रहा था। जावेद ये भी बताता है कि वही घर मालिक हीरालाल जहां पर ये पहले किराए पर रहा करते थे वो भी इसके फिल्मों में इन्वेस्ट करता था। उसके एक दोस्त ने भी इस फिल्म में इन्वेस्ट किया हुआ था, इस फिल्मों में, लेकिन बाद में उन लोगों ने इनके साथ काम करने मना कर दिया। अब हीरालाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसके दोस्त को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तब हीरालाल और पुलिस और वो दोस्त पुलिस को जो बात बताते हैं वो इस तरह से निकल कर सामने आती है कि जावेद क्या काम करता है ये उसको नहीं बताया था, बस ये बताया था कि उन्हें मुनाफा अच्छा होता है और इसीलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था। लेकिन जावेद जो काम कर रहा था इसका पता उन्हें तब चलता है जब वो ऐसी गंदी पिक्चरें मोहल्ले
में अपने ही घर में हमारे ही बच्चों को वो जब ऐसी फिल्में दिखाया करता था। और उसकी बहन है जो कि उसकी बेटी थी, जब उसने अपने भाई किशोर को ये काम करते हुए देखा तब उसने अपने पिताजी को बताया और उससे हीरालाल का माथा ठाना गया कि जिस पैसे से वो जावेद को बिजनेस करने के लिए पैसा दे रहा था वो वही गंदा काम उन्हीं के बच्चे को सिखा रहा है। और तभी से तौबा कर ली थी हीरालाल ने और उसने सारे संबंध कर लिए थे और उसी दिन से वो कमरा उसे छुड़वाना चाहते थे। इधर जब जावेद पर तलवार लटकने लगती है तो जावेद भी राज उगल देता, आखिर वो भी उसी घर में रहता था तो राज कब तक छूटा। जावेद को पता था कि ये जो राहुल है वो हीरालाल की पत्नी के साथ भी रिश्ता रखे हुए था और उसकी बेटी के साथ भी रिश्ता रखा हुआ था और ये बात वो पुलिस को बता देता है। और अब जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस इसको वेरीफाई करना चाहती है कि हो सकता है कि जावेद जानबूझ करके राहुल पर सारा चीज डाल रहा हो। अब हीरालाल को पत्नी को बुलाया जाता है, हालांकि उसकी बेटी को नहीं बुलाया जाता है क्योंकि पुलिस जो अपना संजीदगी का परिचय दे रही थी दोस्तों। और जब उससे पूछताछ किया जाता है तो पहले तो वो मुकरने लगती है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो टूट जाती है और कहती है कि हाँ ये बात सच है कि राहुल और मेरे साथ नाजायज रिश्ते रहे थे। और उसके बाद जो पुलिस होती है वो अलग से उसकी बेटी से पूछताछ करती है तो वो भी कबूल कर लेती है कि हाँ राहुल और उसके बीच में प्रेम संबंध थे और वो इसे प्रेम संबंध का नाम दे रही थी। पुलिस एक और चारा फेंकती है कि हीरालाल और उसकी पत्नी से कहती है कि शायद यही मैटर हो सकता है कि राहुल ने तुम्हारी पत्नी के साथ ये सब किया और इसी वजह से तुमने बदला लेने के लिए भरत के साथ ये सब कुछ किया होगा, भरत को तुमने जानबूझ के ऐसा किया होगा। हीरालाल कहता है कि नहीं साहब, आप चाहे मुझे सूली पर लटका दो लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं, मैंने भरत के साथ कुछ नहीं किया। वो बहुत ही अच्छा और शांत स्वभाव का लड़का था, उसके जैसा लड़का तो भगवान हर किसी को दे। हम तो खुद चाहते थे कि हमारा बेटा खुद भरत के जैसा हो। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था, इतनी सारी चीजें पुलिस को मिल तो रही थी लेकिन कोई ऐसा सुराग और ऐसा कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल रहा था जिससे कि पुलिस असली कातिल तक पहुंच सके। तभी एक चीज ऐसी निकल करके सामने आती है जो कि पुलिस ने अभी तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया था दोस्तों। पुलिस ने जब भरत का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया तो पुलिस को पता चला कि भरत ने अभी 4 से 5 दिन पहले ही, गुमशुदा होने से 4-5 दिन पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग करी थी 20,000 रुपए की। अब वो ऑनलाइन शॉपिंग क्या करी थी वो पुलिस को पता नहीं चला था। तब तक भरत और राहुल की माँ भी यहाँ पर आ पहुंची थी दोस्तों। और माँ भी पुलिस को राहुल की सारी कारस्तानियां बता देती जो ये गांव में किया करता था। और उसी का कर्जा और लोन चुकाने के लिए भरत मुंबई आकर के दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि वो इसका कर्जा चुकता कर सके। पुलिस राहुल को भी हिरासत में रखती है, जावेद को भी हिरासत में रखती है और जावेद की माँ से कहती है कि आप लोग घर पे जाइए, जैसे ही वो पार्सल आएगा आप हमें फोन कीजिएगा। वो दोस्तों पार्सल एक दिन के बाद आकर के पहुंचता है अपने पते पर और उसकी माँ उस पार्सल को रिसीव करती है। पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस जब उस पार्सल को लेकर आकर खोलती है दोस्तों तो पार्सल में क्या खुलता है और पार्सल के खुलते ही इसकी कड़ियां भी खुल जाती। उसमें कुछ ज्वेलरी थी जो कि ऑर्डर करी गई थी ऑनलाइन, भारत ने ऑनलाइन की थी। और दोस्तों उसमें जब खोला जाता है तो उसमें एक चेन और एक लॉकेट निकलता है और उस लॉकेट में एक नाम लिखा हुआ था दोस्तों। और उस लॉकेट में जो नाम लिखा हुआ था वो नाम था संजना। अब ये संजना कौन है? पुलिस ने इस ओर तो ध्यान ही नहीं दिया था कि क्या कभी भरत का भी किसी लड़के के साथ लव अफेयर रहा था या कोई चक्कर था, क्योंकि ऐसा पुलिस ने कोचिंग के उसके हर बच्चे से बात की थी। और संजना के बारे में पुलिस को जब कोचिंग के बच्चों से पता चलता है, उसी कोचिंग में पढ़ने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम संजना होता है। पुलिस तुरंत उसके घर जाती है। संजना और उसके माता पिता और उसके भाई को वो लोग थाने लेकर के आते हैं। जब उनसे पूछताछ की जाती है संजना पुलिस के सामने फूट करने लगती है और पुलिस से कहती है कि सर, भरत और मैं जो थे वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और भरत मुझसे शादी करना चाहता था और मैं भी भरत से शादी करना चाहती थी और अभी 3 से 4 दिन के बाद मेरा बर्थडे आने वाला था और बस मुझे सरप्राइज देने के लिए भरत ने शायद ये मेरे लिए ऑर्डर किया होगा, जो कि जिसके बारे में मेरी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन इस पर संजना नाम लिखा हुआ है तो भरत ने मेरे लिए ही मंगाया होगा। अब ये कंफर्म हो चुका था। पुलिस भी समझ चुकी थी कि मामला जो है वो यहीं पर फंस रहा है। पुलिस उसके पिता और माँ से जब कड़ाई से पूछताछ करने लगती है तो वो कहते हैं कि साहब आपको जो क्लियर करना था वो कर लिया, उनका अफेयर था, हमें इससे कोई लेना देना नहीं था। उसकी बेटी जो है वो बाप पर ही बिफर पड़ती है। वो कहती है कि बस करो पापा और आप कितना गिरोगे। अब बस इतना बोला था और पुलिस जो है वो समझ जाती है। उसके बाद पुलिस को से लड़की कहती है कि साहब इन्होंने ही भरत को मारा होगा, मैं जानती हूँ मेरे ही पापा ने ऐसा काम किया होगा। लड़की जो थी वो अपने बाप पर खूब बरस कर बोली थी। तो पुलिस तुरंत जो है वो संजना के पिता को हिरासत में लेती है और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो कहानी इस तरह से निकल कर सामने आती है दोस्तों। संजना बताती है कि भरत से उसका मिलना जो था वो बहुत ही मुश्किल से हुआ करता था, इसीलिए वो कोचिंग स्टार्ट होने से 1.5 से 2 घंटे पहले वहां पर जा पहुंचती थी जहां पर कोचिंग हुआ करती थी। और उस समय भरत और संजना जो थे वो अकेले हुआ करते थे और बंद कमरे में इन दोनों के बीच प्यार हुआ करता था, रिश्ते भी कायम किए जाते थे। लेकिन ना जाने कैसे एक दिन उसके पिता को खबर लग जाती है और पिता आते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं और संजना और भरत उस समय कमरे में अकेले थे तो रंगे हाथ पकड़े गए थे। बेटी को वो तुरंत घर लेकर जाते हैं और बेटी से कहते हैं कि भरत को बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। बेटी बहुत खुश हो जाती है कि शायद पापा को अब इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं, वो भरत से शायद हमारी शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। उसे वो रात के आने के लिए कहते हैं और इस घर पर आने के लिए नहीं बल्कि इनका एक नया प्लॉट लिया हुआ था और वहां
वहां पर भी कमरा बना हुआ था। वो वहां पर बुलाते हैं कि यहाँ पर आएगा, लोग देखेंगे तो बात सोचेंगे, इसीलिए उसे वहां पर बुलाओ। उसे वहां पर बुलाया जाता है दोस्तों। और वहां पर बुलाने के बाद भरत को समझाया जाता है। तब जब भरत कहता है कि वो उसकी बेटी से सच्चा प्यार करता है और वो उसे शादी करना चाहता है, तो ये लोग भड़क जाते हैं और फिर भरत के साथ मार पिटाई शुरू कर देते हैं। और मार पिटाई क्या करते हैं, जैसे कि पहले से ही मानो ये इरादा ही बनाकर आए थे, ये भरत को इतना मारते हैं उसका गला तक दबा देते हैं और जो भरत है वो इससे बेहोश हो जाता है। ये लोग समझते हैं कि भरत इस दुनिया से जा चुका है। इसके बाद ये उसके लेकर के उसे ठिकाने लगाने के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं और सुनसान इलाके में एक हाईवे पर, एक जंगल के किनारे, वहां पर जाने के बावजूद भी जब इसका बाप के गुस्सा शांत नहीं होता है, भरत होश में आने लगता है, तो इसका बाप को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों ये तेज धारदार छुरे से जो है वो उसके आंखों के साथ निर्दयी पना अपनाता है और फिर जाकर उसकी जो है ये हत्या कर देता है और वहीं गड्ढे में डाल करके वापस वहां से भाग आते हैं दोस्तों। और इस तरह से वो एक अच्छे लड़के की, जो कि अपने परिवार का बोझ उठा रहा था, अपने भाई के गलत कर्मों की सजा पा करके उसके कर्जे को चुकता करा था और एक लड़की से सच्चा प्यार करता था, सब कुछ इतना समझदार लड़का, उसने सच्चा प्यार करने की ऐसी कीमत चुकाई कि इसके बाप, भाई, माँ भी शामिल हो गए। कितने ही ज्यादा ये लोग दरिंदे निकले, उन्होंने एक बूढ़ी माँ का सहारा तक छीन लिया दोस्तों। बस कभी कभी ऐसे दुखदाई जो है वो किस्से भी निकल करके सामने आते हैं, जिन्हें सुन करके, बता करके ही मन दुखी हो जाता है। जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ गलत होता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, तकलीफ की तो बात होती है। तो दोस्तों ये रही कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे थे दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।